हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। खैर बच्चों, आज इस क्लास में हम लेने वाले हैं 12 यानी ज्योग्राफी भूगोल के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसी क्वेश्चन। मैं 100% दवा के साथ कहता हूं, अगर आपने ये 30 क्वेश्चन को देख लिया, हर हाल में आप लोग को ये 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सेट होने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और हर हाल में आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो क्लास को पूरी तरह से ध्यान से देखेगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग को समझ के चलना है। यहाँ पे एक टेस्ट है आपका और इस 30 क्वेश्चन में आप लोग को ये भी जांच करना है कि आपने कितना स्कोर कर पाया। कमेंट बॉक्स में आप लोग को फिर अपना आंसर भी लिखना है कि हाँ, मेरे जो 30 क्वेश्चन मैंने जो कंप्लीट किया इसमें से मेरा जो स्कोर इतना रहा। ठीक है, ताकि जो बच्चे आएंगे उसको भी पता चल पाएगा कि और बच्चे की तैयारी कितनी है, मेरी तैयारी कितनी है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जो इस क्लास को अंत तक देखना है। ठीक है, ये क्लास जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है। तो हर हाल में आप लोग को देखने आए। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। हर हाल में आप लोग को इस बार देखने को मिलेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ठीक है, तो क्लास को आप लोग को स्किप नहीं करना है। इनमें से दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिया है, जैसे नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, वो है रेडजेन, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा। ये दो क्वेश्चन का आप लोग को आंसर आप लोग को बता दिया मैंने। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग को मिलेगा 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड के अंदर आप लोग को सही विकल्प चुनना है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरी चीजें आप लोग को समझाऊंगा। इतने में जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर अपने दिल में सोचेंगे कि हाँ, मैंने जो आंसर सोचा था क्या वही मेरा आंसर यहाँ पे निकला या नहीं निकला। ठीक है, इस तरह आपका टेस्ट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्लास को आप लोग लाइक कर दो ताकि और बच्चे तक ये क्लास जो है रिकमेंड करे और बच्चे तक पहुंचे। ठीक है, लाइक कर दो सब कुछ। जो पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि रेगुलर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से कौन है जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इतना बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मात्रात्मक क्रांति जो कि एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट करना है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको दूंगा, बस आप लोग को अंत तक देखना है। जितने बच्चे आंसर सी सिलेक्शन किए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा करेक्ट हम लोग को, नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। 5 सेकंड का समय, फटाफट से आप लोग सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक होता है निश्चयवाद, एक होता है संभावनावाद। उनमें से बीच का जो रास्ता अपनाता है उसको कहते हैं नौ निश्चयवाद। ठीक है, नौ निश्चयवाद में प्राकृतिक घटक को भी महत्वपूर्ण मानता है और क्या मानवीय घटक को भी महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन संभावनावाद में सिर्फ मानव घटक को और नियतिवाद में सिर्फ प्राकृतिक घटक को। तो यहाँ पे पूछा का नौ निश्चयवाद संकल्पना प्रतिपादन किसने दिया था, थ्योरी किसने दिया था, वो थे ग्रिफिथ टेलर जी, जिन्होंने रुको और जाओ का नारा दिया और नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। क्या आप सब ने ऑप्शन सी का सिलेक्शन किया था। जितने बच्चे सी बताएं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए, जो प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक दोनों जो है प्रवास से संबंधित है। प्रवास का मतलब होता है जन स्थानांतरण, एक स्थान से लोगों का दूसरे स्थान पे बसना, इसको कहते हैं जन स्थानांतरण या फिर प्रवास कहते हैं। प्रवास के दो कारण होते हैं, अपकर्षक और प्रतिकर्षक। अपकर्षक में क्या होते हैं, अपनी इच्छाएं देखते हैं, अपनी खुशी देखते हैं। प्रतिकर्षक में अपनी मजबूरी को देखते हैं, मजबूरी की जैसे कोई स्थान को हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे बाहर भूकंप आ गया, आपका मजबूरी उस जगह को छोड़ना, लेकिन आप चाहते हैं शहर में रहेंगे, हमें अच्छी लाइफ बन जाएगी, अच्छी जिंदगी बनेगी, अच्छे अवसर मिलेंगे, ये आपकी इच्छा आपकी खुशी है, ये हो गया आपका अपकर्षक। ठीक है, तो पूछ रहे हम लोग को अपकर्षक कारक कौन सा नहीं है, तो वो लोग रहन सहन के निम्न दशाएं, जो कि एक प्रतिकर्षक कारक है, ये आपकी मजबूरी है। रहन सहन की निम्न दशाएं, यहाँ मतलब भूकंप वगैरह बाढ़ पानी एरिया है, ये आपकी मजबूरी है। निम्न दशाएं क्या है, मजबूरी, ये आपका क्या है, प्रतिकर्षक है। रहन सहन की अच्छी दशाएं बोलोगे, ये तो हमारा अपकर्षक कारक है, क्योंकि हम अच्छी दशाएं देखते हैं, अपनी खुशी देखते हैं, अपनी इच्छा देखते हैं, तो ये जो हमारा अपकर्षक कारक है। तो पूछ रहे हम लोग को अपकर्षक कारक कौन नहीं है, ये तो अपकर्षक कारक है। रहन सहन की निम्न दशाएं, ये प्रतिकर्षक कारक है, ये अपकर्षक नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट करना है। ठीक है, शांति व्यवस्था, शांति देखते हैं, अपनी खुशी देखते हैं, अनुकूल जलवायु, ये आपकी इच्छा अपनी खुशी है, तो ये सब क्या है, अपकर्षक है। लेकिन रहन सहन की निम्न दशाएं क्या है, प्रतिकर्षक। इस वजह से हमारा ऑप्शन जो है ए पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। काफी शानदार प्रश्न है। इनमें से वो कौन से देश है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे। संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जापान, लेटविया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग लगाना है लेटविया, जो कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश है। यहाँ पे जो 1100
89 लड़की है 1000 पुरुष में। कितने हजार पुरुष में? यानी पुरुष की संख्या 1000 है तो लड़की की संख्या कितनी है? 1189। याद रखेगा, लैटविया पूरे दुनिया का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश है। सबसे अधिक लिंग अनुपात का मतलब सबसे अधिक लड़की की संख्या। अगर लिंग अनुपात निम्न है, कम है, तो लड़की की संख्या कम है। ठीक है, क्योंकि लिंग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? 1000 पुरुष में होने वाली लड़की की संख्या है, फिर रहने वाले 1000 पुरुष में लड़कियों की संख्या को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। जितना अधिक लड़की की संख्या होगा उतना लिंग अनुपात अधिक होगा, जितना कम होगा लिंग अनुपात उतना कम होगा। क्लियर? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पे? लैटविया में 1189 महिला है 1000 पुरुष में। ठीक है, सबसे कम लिंग अनुपात पूछेगा तो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये दुनिया का ऐसा देश है जहां पे लिंग अनुपात सबसे कम है, लगभग 400 में भी 68, शायद 468 महिला है 1000 पुरुष में। तो सबसे कम लिंग अनुपात तो कहां पे है? संयुक्त अरब अमीरात में 468 महिला है ना, लगभग 1000 पुरुष में। क्यों है कारण? क्योंकि यहाँ पे जो है बाहर बाहर विदेश से अलग अलग जगह से सिर्फ पुरुष आते हैं काम और रोजगार के लिए, इस वजह से पुरुष की संख्या बढ़ जाती है और महिला की संख्या घट जाती है। तो दोनों चीज आप लोग को याद रखना है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हर हाल में याद ही करना है, क्योंकि एग्जाम में हर हाल में पूछे जाने वाला है। निम्नलिखित विद्वान में किसने मानव विकास सूचांक निर्मित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक क्वेश्चन को आप लोग आज इस क्लास में छोड़ना नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है वही क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। निम्नलिखित विद्वान में किसने मानव विकास सूचांक निर्मित किया था? आप सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर महबूब हक जो कि पाकिस्तान के थे, इन्होंने ही क्या किया? मानव विकास सूचांक का निर्मित किया था। जितने बच्चे आंसर सी का सिलेक्शन करो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन क्या रखा है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। रोपण फसल से क्वेश्चन जो हर बार आपके ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं। रोपण फसल वैसी फसल होती है जिसमें ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लगाए जाते हैं, यानी आप उस फसल को करके बहुत ज्यादा से ज्यादा उसको दाम में बेच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप बोलोगे गेहूं, कोको, मक्का, राई, इनमें से क्या आपको नजर आएगा जिसमें आपको ज्यादा दाम मिलेगा? गेहूं में मिलेगा? नहीं मिलेगा, 20 से 25 में सिमट जाता है, ये भी 15, 20, 25 में सिमट जाता है, राई भी। लेकिन कोको जो है ये तो बहुत महंगा बिकता है, यानी कोको की खेती जो करेगा तो वो तो काफी मतलब मुनाफा कमाएगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। तो कोको जो हो जाएगा ये एक रोपण फसल के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है। एक छोटी सी ये ट्रिक है, याद रखना है कि जो ज्यादा महंगी होगी, जिसकी खेती करने के बाद ज्यादा इंसान कमा सकता है, वो हम उसको रोपण फसल के अंतर्गत रख लेंगे। ठीक है, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, कभी भी रोपण फसल में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोको क्या है? रोपण फसल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयोग नहीं है? इनमें से वो कौन सा प्रदेश है जो विस्तृत वाणिज्य अनाज के लिए क्या कहते हैं कि उपयुक्त नहीं है, उपयोग में नहीं की जा सकती है? 5 सेकंड का समय, फटाफट से आप लोग को सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पंपात क्षेत्र है, ये ऑप्शन नहीं होगा, स्टेपेज नहीं भी होगा। पेरी है, अमेजन बेसिन, ये जो है ना ये आपके प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, उपयुक्त नहीं है किसके लिए? विस्तृत वाणिज्य अनाज के लिए अमेजन बेसिन, क्योंकि राइट आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट करना है। ठीक है, जितने बच्चे आंसर ए लगा रखे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 करा है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन है? ये काफी शानदार क्वेश्चन है, हर बार आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन है जो कि कृषि उत्पाद से संबंधित नहीं है? तो आप सबने देखा होगा जो चीनी है ये गन्ना से बनता है, तो ये हमारा कृषि हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कॉफी, आपको पता है कॉफी भी जो है ये भी किसकी भी खेती होती है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बोलोगे चाय की भी खेती होती है, लेकिन नमक ये तो समुद्र से मिलता है, इसकी खेती नहीं होती है। हम इसे समुद्र द्वारा जो है छन्ना द्वारा इस तरह से हम नमक प्राप्त करते हैं, तो नमक की खेती नहीं होती है, ये कृषि से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट करना है। जितने बच्चे आंसर बी लगा रखे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? बताओ इनमें से वो कौन सी क्रियाकलाप है जहां पे अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है? आपको पता होना चाहिए जितना निम्न क्रियाकलाप होगा उसमें टेक्नोलॉजी की मात्रा उतना कम होगा, वो प्राकृतिक पर आश्रित होंगे। किस पे आश्रित होंगे? प्रकृति पे, जैसे खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालना और क्या कहते हैं कि खुदाई वगैरह करना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप, ये सब प्रकृति पे आश्रित है। फिर धीरे धीरे इंसान का माइंड बढ़ता है, उसके क्या करता है? प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके नए चीजों में उपयोग करता है। जैसे क्या कहते हैं कि आपका मान लो कोई खेती किया, कृषि किया, उसको क्या कर दिया? मैन्युफैक्चर करके कोई दूसरा सामान बनाया, लोहे निकाला जमीन के अंदर से, उससे कोई धातु पीट करके कोई दूसरा नया
रूप दिया, जैसे पेड़ पौधे को काट करके उससे घर वगैरह बना, ये सब क्या हो गया, थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ा, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आ गया। फिर उसके बाद व्यापार वगैरह किया, लोगों को सेल वगैरह किया, ये तृतीयक में हो गया। फिर अध्ययन वगैरह किया, लोग विश्वविद्यालय में गया और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी प्राप्त किया, वो चतुर्थ हो गया। फिर जो है एडवर्टाइजमेंट किया, वर्ल्ड लेवल में ग्लोबल हुआ और हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कंप्यूटर वगैरह में, साइंस वगैरह में, तो फिर क्या होगा, ये पंचम क्रियाकलाप हो गया। तो इस तरह क्रियाकलाप का डिसाइड होता है। तो उच्च स्तरीय यानी जितना क्रियाकलाप ऊपर होगा उतना वो उच्च स्तरीय होगा। तो यहाँ पे पंचम क्रियाकलाप है तो हम लोग पंचम लगा देंगे। अगर पंचम नहीं रहता तो फिर चतुर्थ लगा सकते हैं। जितना क्रियाकलाप बढ़ेगा उतनी लोगों की जो टेक्नोलॉजी उतनी जो है एक तरह का, अभी देख लो एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया कि मतलब हाथ लगाओ गेट खुल जाता है, इस तरह का सेंसर वगैरह, ये सब कौन सा में आएगा, ये सब पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा। इस तरह से माइंड डेवलपमेंट हो गया अभी लोगों का कि मतलब कहां कहां तक सोच ले रहा है। तो जितना जो है तकनीक जो है बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, क्रियाकलाप उतना जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पूछ रखा है, वृहत ट्रंक मार्ग संबंधित है वो किससे है। वृहत ट्रंक मार्ग काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पूछ रखा है ना, वृहत ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है, आप सबको पता होना चाहिए। भूमध्य सागर और हिंद महासागर से, या फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर से, उत्तर अटलांटिक महासागर से, उत्तर प्रशांत महासागर से। तो वृहत ट्रंक जो कि उत्तर अटलांटिक, हाँ उत्तर अटलांटिक ना, उत्तर अटलांटिक ही होना चाहिए, उत्तर प्रशांत। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट कर दो। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, वृहत ट्रंक, उत्तर अटलांटिक। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार आप लोग कंफर्म कर लें, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का मे बी बी ही होना चाहिए, उत्तर अटलांटिक महासागर से, दक्षिण नहीं होना चाहिए, उत्तर ही होना चाहिए, उत्तर प्रशांत होगा नहीं। ऑप्शन बी पे हम लोग करेक्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लेना, फिलहाल बी ही राइट होना चाहिए। क्वेश्चन 11 पूछ रखा है हम लोग को, बिग एच पाइपलाइन जो प्रवाहित करता है वो क्या करता है। बिग एच जो पाइपलाइन है वो क्या प्रभावित करता है, आप सबको बताना चाहिए। एक पाइपलाइन है जिसमें पेट्रोलियम का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है, पेट्रोलियम का प्रभाव होता है। कभी बच्चे तरल पेट्रोलियम लगाते हैं जो कि आपको गलत हो जाएगा, तरल पेट्रोलियम नहीं लगाना है, पेट्रोलियम जिसके अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और भी दीगर गैस वगैरह जितने भी हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं पेट्रोलियम में। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ तरल पेट्रोलियम में सिर्फ एलपीजी आएगा, तो एलपीजी के लिए नहीं है, ये सारे चीजों के लिए है। तो ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना है, बिग एच पाइपलाइन जो कि पेट्रोलियम प्रभावित करता है। ऑप्शन हम लोग को ए पे करेक्ट लगाना है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर जो जोड़ती है वो किसको किससे जोड़ती है, आप सबको पता होना चाहिए। जो स्वेज नहर है वो आपका भूमध्य सागर को हिंद महासागर, बिल्कुल ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट करना है। ठीक है, कभी कभी आपको हिंद महासागर के बदले में लाल सागर देगा तो आप लोग को लाल सागर लगेगा, जैसे अटलांटिक महासागर को लाल सागर से, क्योंकि यहाँ पे अटलांटिक दे दिया। ठीक है, अगर आपको देता भूमध्य सागर को हिंद महासागर या फिर लाल सागर, दोनों में से आपको राइट कर जो भी मतलब मिले वो लगा देना है, क्योंकि कभी कभी हिंद महासागर ना देकर के आपको लाल सागर देता है, क्योंकि हिंद महासागर का एक टुकड़ा सागर है जिसका नाम है लाल सागर। ठीक है, और लाल सागर से गया हुआ है भूमध्य सागर पे, कहा गया है, भूमध्य सागर पे गया हुआ है ये स्वेज नहर। ठीक है, जिसका निर्माण 1869 को हुआ था। कब हुआ था, 1869 को हुआ था। मे भी शायद 72 किलोमीटर ये लंबी है स्वेज नहर, 72-71 किलोमीटर। और ये जो इधर जो गिरता है वो लाल मतलब मिलता है लाल सागर से, इधर मिलता है भूमध्य सागर से। और ये लाल सागर किसका भाग है, ये हिंद महासागर का भाग है। तो कभी कभी आपको हिंद महासागर ना देकर के लाल सागर दे रहेगा तो आप लोग कंफ्यूजन ये नहीं सोचना कि हम लोग तो हिंद महासागर पर लाल सागर कहां से आ गया। तो दोनों में से जो भी मिले आपको वो मिल जाना है, मतलब मार देना है। फिलहाल 12 क्वेश्चन का हम लोग को आंसर सी पे राइट करना है। ठीक है, इतने बच्चे आंसर सी दिए, बिल्कुल राइट जगह। निम्नलिखित आर्थिक क्रिया में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, बताओ फटाफट से। इनमें से वो कौन से क्रियाकलाप है जो कि ग्रामीण से संबंधित हो जाएगा। अब बताओ ग्रामीण में लोग कैसे होंगे, क्या अधिक टेक्नोलॉजी वाला होगा, बिल्कुल खेती पे रहेगा वो लोग, है ना, खेती पे रहेगा। लोग क्या कहते हैं कि क्या मछली वगैरह पालन करेगा, या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप में होगा। यानी जितने भी जो है लॉ टेक्नोलॉजी वाले, तो कोई टेक्नोलॉजी वाले जो प्रकृति पर आश्रित है वो प्राथमिक हो जाएगा गांव के लोग। तो ग्रामीण में क्या हो जाते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाते हैं। ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना है। धीरे धीरे गांव में कोई फैक्ट्री वगैरह बसता है तो वो द्वितीयक में चले आते हैं, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, निर्माण होता है, और जो भी चीजों का हम निर्माण करते हैं वो दूसरा क्रियाकलाप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने जमीन के अंदर से लोहा निकाला, ये प्राथमिक हो गया। अब इस लोहे से हम बेड बनाए या फिर कोई चेयर बनाए, कुर्सी बनाए, जो भी बनाए वो हमारा क्या जाएगा, वो हमारा द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा। जैसे हमने पेड़ पौधे की खेती, पेड़ पौधे लगाया और पेड़ पौधे की हम बिजनेस किया, यानी बिजनेस करने का पेड़ पौधे उगाया, और उस पेड़ पौधे उगाना जो हमारा हो गया, और उस उगाने को हम लोग कह देंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। उससे जो हम फायदा वगैरह जो भी काम वगैरह करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। लेकिन उस पेड़ पौधे को काट करके हम क्या करते हैं, उसका फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं, ये हमारा हो गया द्वितीय क्रियाकलाप।
अब इस फर्नीचर बनाने के बाद उस फर्नीचर को क्या कर रहे हैं हम, लोगों तक सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये हमारा हो गया तृतीय क्रियाकलाप। फिर क्या कहते हैं, इस फर्नीचर के लिए हम नया नया कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और इसको जो है थोड़ा ऊंचा लेवल बना रहे हैं, तो ये हमारा हो गया चतुर्थ क्रियाकलाप। फिर जब इस फर्नीचर वगैरह छोड़ के अब हम चले गए बहुत ज्यादा ही ऊपर, क्या कहते हैं कि सबसे हाई क्वालिटी पे, वो हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप। तो इस तरह क्रियाकलाप को डिवाइड किया गया है। चलिए आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? कौन सी बस्ती है जो कि सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? काफी शानदार क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो सड़क और नदी और नहर के किनारे जो बस्ती पाई जाती है वो रैखिक बस्ती पाई जाती है। कौन सी बस्ती पाई जाती है? रैखिक बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी? बताइए फटाफट से, 5 सेकंड का समय, जल्दी से आंसर करिए। इथोपिया की राजधानी कौन सी है? चलो, क्या वो जेरूसलम होगा, अदिस अबाबा होगा, मैनचेस्टर, या फिर क्या कहते हैं नैरोबी? अदिस अबाबा जो कि क्या कहते हैं इथोपिया की राजधानी है। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या लगा देना है? चलो बिल्कुल, जितने बच्चे आंसर सी का चुनाव किए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृत नगर है? बताओ, 5 सेकंड का समय। सांस्कृत नगर कैनबरा होगा, ओसाका होगा, मैनचेस्टर होगा, फ्रैंकफर्ट होगा, बताओ। 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जो राइट आंसर चुनना है, यहाँ पे जो है सांस्कृत नगर, मैनचेस्टर, फ्रैंकफर्ट, ओसाका, कैनबरा। कैनबरा तो एक नियोजित नगर है और ओसाका, मैनचेस्टर। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रखा हम लोग को, डैश में कौन आंतरिक अच्छा इनमें से होना चाहिए, निम्न में से कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? इनमें से कौन जो कि आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आंतरिक समुद्री पत्तन कौन इनमें से नहीं है? बताओ 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? तो यहाँ पे जो एथेंस है ये एक विस्तृत पत्तन है, ठीक है। एथेंस क्या है? विस्तृत पत्तन है, ये आंतरिक नहीं है। आंसर हम लोग को बी पे राइट लगा देना है। क्या लगा देना? 17 का। जितने बच्चे आंसर बी का चुनाव किए हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट जगह 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताओ, 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से वो कौन से भारत की राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम जो है यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम में क्या है? जनसंख्या सबसे कम है, लेकिन यहीं पे जनसंख्या आपको घनत्व दे देता, क्या देता? घनत्व। जनसंख्या अगर आपको घनत्व पूछ लेता तो आपका हो जाता अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। याद रखेंगे 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का है। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। ये चारों क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? काफी शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी भाषा परिवार है जो कि सबसे कम है? तो आपको राइट आंसर लगाना है चीनी तिब्बती, जो कि सबसे कम है, ऑप्शन सी पे लगाना है। और सबसे अधिक पूछे तो आस्ट्रिक लगा देना है, ठीक है। और से अधिक, और से आस्ट्रिक, और कम पूछे तो चीनी तिब्बती, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट कर देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है? काफी शानदार क्वेश्चन है, बताओ। 2011 के अनुसार बिहार में, चलो, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है? 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे? फटाफट दे, 5 सेकंड का समय आप लोग का, समय आपका समाप्त हो गया। 1106, याद रखेंगे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार में जनसंख्या घनत्व, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत जो है वो क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत 74.04, 77.18 या फिर 65.4, 76.10। 21 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग को राइट आंसर चुनना है, तो ऑप्शन हम लोग लगाना है 74.04 भारत की साक्षरता का प्रतिशत। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास का उत्पादक नहीं करता है? इनमें से वो कौन से राज्य है जहां पे कपास की उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होती, यानी ना के बराबर होती है लेकिन बहुत कम होती है? बताओ 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? तो फटाफट सब लोग को राइट आंसर लगाना है छत्तीसगढ़, जहां पे कपास की खेती बहुत ही कम होती है। ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट कर देना, ठीक है। हालांकि हरियाणा में भी बहुत कम होती है, लेकिन उसमें से ज्यादा छत्तीसगढ़ की होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि समस्या है? निम्न उत्पादकता, अनियमित मानसून, उपरोक्त सभी। तो भारत में जो कृषि की जो समस्या है, आप सबको पता होना चाहिए, जहां पे भी इनमें सभी ऑप्शन मिले तो आपको वही ऑप्शन को ही राइट करना है। तो ये सारे समस्या भारतीय कृषि की उत्पादकता में कमी होती है, अनियमित मानसून की वजह से, विखंडित जोत
अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे जुताई होती है। तो ये सारे जो समस्या है कृषि की, तो आंसर हम लोग को डी पे राइट करना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, छोटी बेसिन है, बताओ फटाफट से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है। नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन, आप सबको याद रखना है माही बेसिन जो कि सबसे छोटी बेसिन है। 24 का हम लोग को आंसर सी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगा देना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, इनमें से वो कौन सा कोयला खदान है जो कि झारखंड में नहीं है, बताओ। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर, जल्दी से 25 का आंसर लगाना है। तो आपको याद रखना है सिंगरौली जो है ये झारखंड में नहीं है। सिंगरौली कहां पे है, ये आपके एमपी में है। और रानीगंज जो है, रानीगंज वो पश्चिम बंगाल में है। और क्या कहते हैं कि आपका झारिया, गिरिडीह, बोकारो, ये सब जो है ये झारखंड में, ठीक है। झारिया, बोकारो और गिरिडीह ये सब कहाँ पे, झारखंड में। सिंगरौली जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और रानीगंज कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछाता है कि 2-3 जो है कोयला खदान के जगह के नाम लिखे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ये सारे जगह, ठीक है, कौन कहाँ पे है। कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्वी की ओर प्रभावित नहीं होती है। काफी शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी नदी है जो कि क्या कहते हैं, कहाँ गया, हाँ, इनमें से कौन सी जो नदी है पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग को पूछे तो क्या लगा देना है, ऑप्शन सी लगाना है। तापी नदी जो कि पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना जो है अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना जो पूछ रखा है, आपको पता होना चाहिए हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, ये ओडिशा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना है, महानदी की महानदी में, ठीक है। तो ऑप्शन इतने बच्चे ए लगा रखे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या रखा हम लोग को, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। काफी शानदार प्रश्न है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पूछा जाता है, बताओ फटाफट से। 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे, तो बिल्कुल आप सभी को जो आंसर लगाना है ऑप्शन यहाँ पे नरोरा की बात पूछे तो नरोरा आपको उत्तर प्रदेश लगा देना है। नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश लगा देना है। कैगा, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। गुजरात में कौन सा है, गुजरात में बोलो, बताओ फटाफट से। कैगा में भी कर्नाटक में है, ठीक है। और क्या कहते हैं कलपक्कम कहाँ पे है, एक आपका राउर भाटा है, राउर भाटा जो कि राजस्थान में, ठीक है। ये सब चीज आप लोग को याद रखना, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ रखा है नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। और क्या कहते हैं कि राजस्थान में रावण भाटा, ठीक है। बाकी गुजरात और कर्नाटक में आप लोग पता है तो बताइए, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 29 का रखा निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। इनमें से वो कौन है जो कि पूर्व और मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, गोरखपुर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, हाजीपुर। तो आपको याद रखना चाहिए पूर्व मंडल, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय वो हाजीपुर में है। कहाँ पे है, हाजीपुर। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लोहा इस्पात केंद्र अवस्थित है। बताओ, शानदार क्वेश्चन है, विजयनगर लोहा इस्पात केंद्र कौन से राज्य में स्थित है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग क्या लगाओगे। चलो, तो हम लोगों का जो है आज इस टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना है और हम लोग लास्ट फाइनल 30 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा देना है ऑप्शन सी पे लगा देना है। विजयनगर जो है वो कर्नाटक, ऑप्शन सी पे करेक्ट लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना है, कर्नाटक। जितने बच्चे आंसर सी का चुनाव किया बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस 30 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर कर पाया, पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ मैंने इतना क्वेश्चन को सही कर पाया, ताकि और बच्चे आए तो उसको पता चल पाए कि उसकी तैयारी कितनी है और मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है। क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। बाकी जो भी बच्चे आप लोग एडमिशन नहीं किए, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रही होगी या फिर 8210 यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 775306 ये नंबर है। इस पे आप लोग को कॉल करके फटाफट से एडमिशन करना है। काफी डिस्काउंट दी जा रही है, आप लोग फटाफट से एडमिशन के लिए, जो कि 2499 का फी जो मात्र है 999 में आपको सारे सब्जेक्ट की पूरी तैयारी, लाइव क्लास नोट्स, पीडीएफ और स्टडी मटेरियल, आसान भाषा में नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मॉडल पेपर, ये सारे पीडीएफ के साथ ही साथ पूरी क्लास आपको मिलेगी। और एग्जाम के टाइम पे स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम के टाइम पे आपको 10 जो है एग्जाम होगा, वो सारी चीज आप प्रैक्टिस करो। ये पूरी तैयारी आपको 999 में और सब्जेक्ट की होने वाली है। बिल्कुल आपको बिलीव नहीं होगा, इतना कम फी में इतनी सारी चीजें आप लोग को देने वाली, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप बिल्कुल आपके लिए दोनों मीडियम के लिए क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इस क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी आपके साथ इस क्लास में ज्वाइन हो सके और बच्चे जो हमसे मतलब जो बच्चे बहुत दूर है वो भी हमसे जुड़ सके, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।